दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube मंच पर। दोस्तों चुनाव होने वाले हैं और इस चुनाव के लिए सबने अपने अपने लिए लक्ष्य निर्धारित कर लिए हैं, टारगेट तय कर लिया है। लेकिन टारगेट पार्टियां तय करती है, गठबंधन तय करता है और उस टारगेट को पूरा करने और कराने या फिर उस टारगेट को विफल करने की जिम्मेदारी जनता के ऊपर आती है। और जनता के साथ साथ आजकल तो दैविक शक्ति की भी बात है, दैविक शक्ति पर भी आती है। दैविक शक्ति की चर्चा हम करेंगे, लेकिन बात दरअसल बिहार की हो रही है, जहां 2025 में अब इकलौता चुनाव कार्यकाल पूरा होने की वजह से होना है। तो तय है कि बिहार के विधानसभा चुनाव में गठबंधन तो दो ही होंगे। जो भी लोग तीसरे कॉर्नर की बात कर रहे हैं कि कांग्रेस अलग हो सकती है, नीतीश कुमार राजद और भाजपा दोनों से अलग जा सकते हैं, ये सब बेकार की बातें हैं। कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के साथ ही मिलकर चुनाव लड़ेगी, वाम दल राष्ट्रीय जनता दल के साथ ही मिलकर चुनाव लड़ेंगे। हाँ, नीतीश कुमार का पता नहीं है कि वो किनके साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। वो भी अगले 48 घंटे में उम्मीद है कि सबको पता चल जाएगा कि नीतीश कुमार किसके साथ चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री का बिहार दौरा है। भागलपुर से प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे बिहार के लोगों को। नीतीश बाबू ने कितना अच्छा काम किया ये बिल्कुल वैसे ही बताएंगे जैसे 2023 के मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में ये बताया करते थे कि शिवराज बाबू ने कितना अच्छा काम किया। इतना अच्छा काम किया कि आज फ्लाइट की टूटी सीट उन्हें नसीब नहीं हो रही है। तो क्या नीतीश कुमार को भी किसी टूटी सीट का इंतजार कराया जाएगा उनका बखान करके? जरा टारगेट और चुनाव के समय को लेकर जो आज विजय चौधरी ने कहा है उस पर आने के पहले नीतीश कुमार के महिमा मंडन में इतना आगे बढ़ जाने की क्या जरूरत थी, जो आगे बढ़ने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने की है। जरा उसे आप देख लीजिए। ये कोई मामूली बात नहीं है। नीतीश कुमार जी को लगता है दैविक शक्ति आ गया है। देखा आपने, नीतीश कुमार के पास कोई दैविक शक्ति है। अब दैविक शक्ति किसे आशीर्वाद देगी चुनाव में? कौन से भतीजे को आशीर्वाद देगी? नीतीश कुमार की पार्टी, पुरानी पार्टी समता पार्टी में उनके सहयोगी रहे शकुनी चौधरी के बेटे सम्राट चौधरी भी एक तरह से उनके भतीजे ही हैं और तेजस्वी यादव भी उनके भतीजे ही हैं। तो आशीर्वाद किस भतीजे को मिलेगा ये चाचा को ही पता है। लेकिन ये बात भी है कि पटना में बेटे को भी आशीर्वाद देने की तैयारी चल रही है। जनता दल यूनाइटेड के कार्यालय के बाहर पोस्टर लग गए हैं निशांत कुमार को लेकर कि निशांत कुमार को पार्टी में आना चाहिए। उस पोस्टर को भी आप देख रहे हैं कि किस तरह से पोस्टर लगे हुए हैं। सवाल ये नहीं है कि निशांत कुमार के लिए पोस्टर लगे, सवाल ये भी नहीं है कि नीतीश कुमार की दैविक शक्ति का आशीर्वाद किसे मिलेगा। सवाल यह है कि बिहार का चुनाव जो अक्सर इस देश की राजनीतिक दशा और दिशा तय करता रहा है, और खुद नीतीश कुमार जब इंडिया गठबंधन में थे तो ये कहा करते थे कि सब पुरानी चीजें भुलवा देंगे भाजपा वाले, सब मीडिया पर कंट्रोल कर लिए हैं, कुछ काम नहीं हो रहा। वो सारी बातें जो वो कहते थे और एक अघोषित तानाशाही की बात इशारों इशारों में जो नीतीश कुमार करते थे, क्या बिहार का चुनाव उस अघोषित तानाशाही पर मुहर लगाएगा? देखना यही है कि बिहार का चुनाव उस पर मुहर लगा पाता है कि नहीं मुहर लगा पाता है। लेकिन बिहार के चुनाव को लेकर जो चर्चाएं हैं और उन चर्चाओं के बीच बिहार सरकार के वरिष्ठ मंत्री, जनता दल यूनाइटेड के विधानसभा में वरिष्ठ नेता विजय चौधरी, ताकतवर मंत्री माने जाते हैं, उनसे जब आज सवाल पूछा गया कि बिहार में विधानसभा चुनाव समय से पहले होंगे, तो उन्होंने आज बहुत कुछ साफ साफ इशारा किया। उन्होंने कहा चुनाव के लिए हम हरदम तैयार हैं। लेकिन ये बात मैं भी आपको बताता रहा हूं और दूसरे पोर्टल भी बताते रहे हैं कि बिहार में चुनाव समय से पहले हो सकते हैं और नीतीश कुमार की ये दिली इच्छा रही है। वो तो लोकसभा चुनाव के साथ ही चाहते थे और इंडिया गठबंधन छोड़ने में एक बड़ी वजह वो भी थी कि राष्ट्रीय जनता दल इसके लिए तैयार नहीं हो रही थी। एनडीए गठबंधन में आए तो कहा गया महाराष्ट्र के साथ करा लिया जाएगा, तब उन्हें एक तरह से मुलम्मा दिया गया। लेकिन क्या अब मई जून में जो चुनाव कराने की तैयारी है उससे नीतीश कुमार उसके लिए तैयार हो गए हैं? 80-90% संभावना है कि मई जून में नीतीश कुमार चुनाव के लिए चले जाएं। एक कारण केवल बताया जा रहा है जिसको लेकर थोड़े उहापोह की स्थिति है। उहापोह की स्थिति किस लिए है? क्योंकि बिहार में पहली बार मेट्रो परिचालन को लेकर
पहली तारीख बताई जा रही है कि मेट्रो के इंजीनियर्स ने और मेट्रो बनाने के काम में लगे, पटना मेट्रो के काम में लगे लोगों ने बताया कि जून के आसपास उसके उद्घाटन की तारीख है। तो एक उपलब्धि लेकर नीतीश कुमार जाए, एक छोटी सी ग्लिच उसमें दिखाई दे रही है कि चुनाव आगे नियत समय पर अगस्त, अक्टूबर, नवंबर में जा सकते हैं। लेकिन याद रखिए, पटना शहर भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है। नीतीश कुमार की राजनीति गांवों से चलती है। नीतीश कुमार की राजनीति बिहार के 85% से ज्यादा ग्रामीण वोटरों के बूते चलती है। 15% शहरी वोटरों में तो जो मिल गया उसे सत्यनारायण के प्रसाद की तरह जनता दल यूनाइटेड ग्रहण कर लेती है या राष्ट्रीय जनता दल ग्रहण कर लेता है। मोटे तौर पर तो ग्रामीण इलाकों में ही उसका जनाधार है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पटना मेट्रो नीतीश कुमार उद्घाटन करके चुनाव कराएं या उसके बाद चुनाव कराएं। वैसे भी मेट्रो के लिए चुनाव के समय को तय करना, मुझे नहीं लगता कि इस बात में बहुत दम है। लेकिन पटना के राजनीतिक विश्लेषक इस बात को लेकर के एक तर्क के तौर पर इसे रखते हैं। अब सवाल उठता है कि समय से पहले चुनाव क्यों? समय से पहले चुनाव दरअसल इसलिए क्योंकि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी अभी कितना दब रही है, नीतीश कुमार कितना दबा पा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को सीट शेयरिंग के मामले में, उसका भी एक लिटमस टेस्ट हो जाएगा कि बीजेपी दबने के लिए तैयार है या नहीं है। और दबने के लिए तैयार नहीं है तो दूसरा दरवाजा तो खुला ही हुआ है। दूसरी बात, गर्मी के दिनों में जब चुनाव होता है, उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के कोर वोटर कम संख्या में निकलते हैं। और पिछले विधानसभा चुनाव का यह अनुभव है कि बीजेपी के कोर वोटर ने चिराग मॉडल का साथ जदयू वाली सीटों पर दिया। और इस बार भी संभावना जताई जा रही है कि वो वोटर कहीं जनसुराजी बनता हुआ नजर ना आ जाए। तो उस परिस्थिति में बीजेपी का जो कोर वोटर है, बेहतर तरीका जेडीयू को लगता है कि जब मई जून में चुनाव होंगे तो अपर कास्ट वोटर या वैश्य समाज का जो वोटर है, तिलक तराजू तलवार वाला वोटर जिसे कहते हैं, वो वोटर 25-30% से ज्यादा बूथ पर निकले ही नहीं। यानी जो खेला करना चाहते हैं उन्हीं के साथ खेला हो जाए। चिराग मॉडल सफल क्यों हुआ? चिराग मॉडल सफल इसलिए हुआ क्योंकि चुनाव अक्टूबर के अंत में और नवंबर के प्रथम सप्ताह में हो रहे थे 2020 के साल में। और उस चुनाव में चूंकि गर्मी ज्यादा नहीं थी तो समाज का सो कॉल्ड संभ्रांत तबका, जो आम तौर पर इलेक्शन में भी इन सब चीजों को देखता है कि अरे गर्मी है कि मौसम ठीक है, बूथ पर जाने लायक है कि नहीं है, इससे 10-20% वोट प्रभावित होते हैं, खासकर उसी तबके के। लेकिन जो नीतीश कुमार का वोटर है, जो लालू यादव का वोटर है, वो इतना डेडिकेटेड है कि चाहे आंधी तूफान गर्मी सर्दी कुछ भी आ जाए, वो अपना प्रतिशत जितना है घर में लोग, जो लोग बाहर कमाने नहीं गए हैं, घर में बैठे हुए हैं, वो सारे के सारे तकरीबन निकल के वोट डाल देते हैं। ये एक फर्क है। और जेडीयू इस बात को जान रही है कि भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा ऊपर नहीं चढ़ने देना है। अब आगे आकर के देखते हैं कि जेडीयू, आरजेडी और बीजेपी, जो बिहार की राजनीति में तीन बड़े प्लेयर हैं, इनका टारगेट क्या है। बिहार में 243 विधानसभा सीटें हैं, 243। बहुमत का आंकड़ा 122 सीटों पर बनता है। और जेडीयू, आरजेडी और बीजेपी, यानी चिराग पासवान को छोड़ दीजिए, कांग्रेस को छोड़ दीजिए, तो लालू यादव और तेजस्वी यादव भी चाहते हैं कि राजद 80+ सीटें अपने बूते जीत कर लाए। नीतीश कुमार तो 80+ सीटें जल्द से जल्द आ जाएं, तीसरे नंबर की पार्टी के टैग से छुटकारा मिल जाए, इसलिए पहले चुनाव चाहते ही हैं। और भारतीय जनता पार्टी भी चाहती है कि अगर बिहार में सरकार बनाने की किसी संभावना को, भाजपा का मुख्यमंत्री बनाने की किसी संभावना को जिंदा रखना है, तो उस संभावना को जिंदा रखने के लिए 80+ विधायकों की दरकार होगी। तो तीनों पार्टियों का टारगेट तय है कि तीनों को 80-80 सीटें कम से कम चाहिए। लेकिन तीनों को 80+ सीटें, 80 सीटें जनता दे दे, यह तो संभव नहीं है, क्योंकि 80 गुना 3 यानी 243 में 240 सीटें तो इन्हीं की हो जाएंगी। फिर कहां जाएगी जीतन राम मांझी की पार्टी, कहां जाएगी लोजपा, कहां जाएगी लेफ्ट सीपीआई सीपीएम वाले, कहां जाएगी कांग्रेस, कहां जाएंगे निर्दलीय, कहां जाएंगे उपेंद्र कुशवाहा, कहां जाएंगे मुकेश सहनी। तो तीनों का टारगेट तो पूरा होना नहीं है। अगर बहुत ज्यादा आशावादी बन करके देखें, चुनावी विश्लेषण की हदों को पार करने की सीमा तक जाकर आशावादी बनते हुए, तो इन तीन में से किसी दो दल की महत्वाकांक्षा पूरी हो सकती है 80 सीटों की। अब वो राजद जेडीयू की हो जाए
या भाजपा जेडीयू की हो जाए या भाजपा राजद की हो जाए, तीनों को मिल जाए 80 सीटें संभव नहीं है। पिछली बार भी भाजपा को 74 और उससे एक ज्यादा 75 राजद को मिली थी। और सामान्य परिस्थितियों की बात करें तो सामान्य परिस्थितियों में एक बात तो साफ दिखाई देती है कि इन तीनों में एक का सपना जरूर पूरा होगा कि 80 विधायक लेकर वो विधानसभा में पहुंचे। और जो भी 80 विधायक लेकर विधानसभा में पहुंचेगा, स्वाभाविक है कि इतनी सारी छोटी पार्टियां इस बार अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए बिहार में चुनाव में उतर रही हैं, मजबूती से उतर रही हैं कि 80 विधायक जिसके भी होंगे, सरकार बनाने की संभावना, यानी उस दल के नेतृत्व में सरकार बनाने की संभावना सबसे ज्यादा होगी। और जनता दल यूनाइटेड की 80 सीटें तभी आ सकती है जो बिहार में मौजूदा राजनीतिक स्थिति है उसमें, जब चुनाव गर्मियों के दिन में हो। जाड़े के दिनों में चुनाव होने की स्थिति में क्या होगा कोई नहीं जानता, क्योंकि बड़ी संख्या में दिवाली छठ का समय बिहार के चुनाव के समय से टकराता है। तो तय मानकर चलिए कि जो माइग्रेटरी वोटर होते हैं, जो बाहर से आकर वोट डालते हैं, और जिस ढंग से प्रशांत किशोर और बाकी लोग वहां काम कर रहे हैं, जिस ढंग से लोगों के बीच कन्विंस किया जा रहा है कि सरकार बदलिए, बाहर नहीं जाना पड़े, डिस्टेंस माइग्रेशन नहीं हो पाए, उससे जन स्वराज को फायदा हो या ना हो कोई नहीं जानता। लेकिन जनता दल यूनाइटेड को छोड़कर जो सत्ता के शीर्ष पर कभी इसके सहयोग से कभी उसके सहयोग से काबिज है, उस पार्टी को छोड़ करके किसी दूसरी पार्टी को, मसलन राजद और भाजपा, इसका फायदा जरूर उठा सकती है। माइग्रेटरी वोटर छठ में घर आएंगे, मोटे तौर पर कहें तो हर विधानसभा सीट पर 10-12 हजार वोटर बढ़ ही जाएंगे। तो इससे भी बचने के लिए नीतीश कुमार पहले चुनाव चाहते हैं, एक तीर से कई निशाने साधना चाहते हैं। तभी विजय चौधरी ने जिस ढंग से गोलमोल जवाब दिया, मुझे लगा कि वो अमित शाह को टक्कर देते नजर आ रहे हैं। कैसे अमित शाह को टक्कर दे रहे हैं? तो आपने देखा था कि अमित शाह टीवी कार्यक्रम में एक इंटरव्यू में बिहार में चुनाव के बाद शिंदे मॉडल, यानी महाराष्ट्र वाला मॉडल दोहराया तो नहीं जाएगा, इस सवाल के जवाब में अमित शाह ने कह दिया था कि संसदीय बोर्ड तय करेगा और इस तरह के प्रोग्राम में ऐसे सवालों के जवाब नहीं दिए जाते। यानी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए उन्होंने सीधे सीधे नहीं कहा, उसकी हामी नहीं भरी। बिल्कुल उसी अंदाज में विजय चौधरी ने आज कह दिया, हम चुनाव के लिए तैयार बैठे हैं। तो चुनाव के लिए तैयार बैठे हैं तो रोक कौन रहा है? चुनाव के लिए जब वो तैयार बैठे हैं तो रोक तो एक ही पार्टी रोक सकती है, जिसकी पार्टी के बूते नीतीश कुमार के पास बहुमत है। और बहुमत प्राप्त कैबिनेट यदि रेकमेंड करती है, राज्यपाल के पास सिफारिश करती है, 10 मिनट के अंदर विधानसभा भंग हो सकती है और समय के पहले चुनाव हो सकते हैं। यह बात सबको पता है। तो आज अपनी तरफ से प्रधानमंत्री के दौरे के ठीक पहले 48 घंटे पहले विजय चौधरी ने बड़ा राजनीतिक धमाका किया है। और उसके बाद की परिस्थितियों को आगे देखते जाइए कि अभी तो 22 फरवरी है, 24 फरवरी की शाम से बिहार की सियासत किस तरफ, किस दिशा में मोड़ लेती हुई दिखाई देती है, ये देखिए। प्रधानमंत्री कहते क्या हैं? नीतीश कुमार के अगले 5 साल के कार्यकाल पर मुहर लगाते हैं, या जैसे शिवराज सिंह चौहान के लिए मध्य प्रदेश के चुनाव में 23 में उनकी प्रशंसा कर रहे थे और फिर उसके बाद पर्ची से मोहन यादव बना दिए गए मुख्यमंत्री, वो संकेत देते हुए यदि दिखाई दिए कि प्रशंसा तो करेंगे, दैविक शक्ति का एहसास जैसे दिलीप जायसवाल करा रहे हैं, वैसे ही उससे भी 2 कदम आगे बढ़कर प्रशंसा करेंगे। लेकिन विधानसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे, इस पर यदि उन्होंने कुछ नहीं बोला तो फिर इतना जरूर है कि 2 पार्टियों को 80 सीटें आने की गुंजाइश बढ़ जाती है। याद रखिए, बिहार की राजनीति में और कुछ बातें, भले ही कोई सहमत हो या ना हो उससे, एक बात से तो तकरीबन सभी सहमत होंगे कि राजद और जदयू दोनों साथ चुनाव लड़ते हैं तो दोनों का स्ट्राइक रेट 80, 85, 90% तक जा सकता है। 100 सीटें लड़कर भी वो दोनों पार्टियां 80, 90 लड़ने की स्थिति में हो सकती है। लेकिन भाजपा के साथ चुनाव लड़ने पर भाजपा तो 80 प्लस पहुंच सकती है, नीतीश कुमार 80 प्लस पहुंचेंगे इसमें संशय है। गर्मियों में चुनाव होगा तो भले ही भाजपा नीचे छिटक जाए और जेडीयू 80 तक कहीं पहुंच जाए। यही शक्ति संतुलन का खेल है। गठबंधन कभी भी किसी इमोशन पर, किसी भावना में बहकर कोई पार्टी नहीं करती। गठबंधन हमेशा नाप तोल कर किया जाता है, किसके साथ लड़ने में फायदा है वो देख कर किया जाता है।
कौन कितना झुकता है वो देख कर किया जाता है, और कौन कितना झुकाने में सक्षम होता है वो देख कर भी किया जाता है। तो देखते जाइए, बिहार के वोटर 20 साल से तो झुका नहीं पा रहे किसी को, 20 साल से एक ही सरकार चल रही है, लेकिन राजनीतिक दलों में झुकने झुकाने का खेल, नील डाउन कराने का खेल और नील डाउन होने का खेल चलता रहा है, आगे भी चलता रहेगा। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।